नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। हे फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। इस वीडियो में हम कवर करेंगे यूपीपीसीएस प्री 2020 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट, जिसमें सभी सब्जेक्ट से क्वेश्चंस को कवर किया गया है। और ये वीडियो होगा सिर्फ और सिर्फ हिंदी माध्यम में। आप हमारे पेड ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं और इससे हम आपको इन गिवन नंबर्स पर इससे रिलेटेड अधिक जानकारी मिल जाएगी। आप चाहें तो यूपीएससी या किसी भी अन्य स्टेट पीएससी, साथ ही और किसी भी एग्जाम के लिए इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज और कंप्लीट स्टडी मटेरियल दोनों के ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसके साथ ही आप टेलीग्राम के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर आप सर्च करें स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज और उसको ज्वाइन कर लें, जिससे आपको कोई भी हमारे चैनल की अपडेट हो वो इजीली मिल सके। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो के साथ। इसमें बात की गई है कि जो बीजापुर से गोवा पुर्तगाली वाइसरॉय अल्बुकर्क ने जीता था, ठीक है। और दूसरे में कहा गया है अल्बुकर्क ने हिंदू महिलाओं के साथ विवाह की नीति को अपनाया था। तो यहाँ पर हमसे सही कथन पूछा गया है। ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, अल्फांसो डी जो थे अल्बुकर्क, इन्होंने पुर्तगाली गवर्नर के रूप में अल्मेडा का स्थान लिया था। किसका स्थान लिया था? अल्मेडा का। और ये 1503 में भारत आए थे और 1509 में इसे वाइसरॉय नियुक्त किया गया था। साथ ही इसने 1510 में बीजापुर से गोवा को छीना था, ठीक है। 1510 में इन्होंने बीजापुर से गोवा को छीना था और ये भी इनके विषय में बिल्कुल सही है। इस प्रश्न में हमको देखना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो दश कुमार चरित दंडी बिल्कुल सही है। विक्रमांक देव चरित संध्याकर नंदी से सुमेलित नहीं है, क्योंकि इसके रचयिता कौन है? बिल्हड़, ठीक है। और नवसहसांक चरित पद्मगुप्त, ये बिल्कुल सही है। और संध्याकर नंदी ने जो लिखी थी वो लिखी थी रामचरित, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि नहीं पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कहा गया है कि ऋग्वेद के दूसरे से जो 7वें मंडल हैं, इनको गोत्र मंडल कहा जाता है। और इसकी अनेक जो बातें हैं वो फारसी भाषा के ग्रंथ अवेस्ता से समानताएं रखती हैं, ठीक है। और तीसरे में कहा गया है जो नवम मंडल है वो सोम को समर्पित है। यहाँ पर हमारे ये सभी कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हमको फिर से ये देखना है कौन सा सही सुमेलित है। तो कैरन फ्रांको के लिए लिखा हुआ है भारत में पहले ये फ्रांसीसी फैक्ट्री के संस्थापक थे। और फिर गेराल्ड अंगियर के लिए लिखा हुआ है कि ये बम्बई के वास्तविक अंग्रेज संस्थापक थे। जॉन मिल्डन स्थल मार्ग से भारत आने वाले व्यापारी थे। वहीं फ्रैंको मार्टिन कौन थे? मुगल दरबार में पहुंचे पहले पुर्तगाली शिष्टमंडल के अध्यक्ष। तो यहाँ पर जो सही सुमेलित है वो हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा। चौथा जो है ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि फ्रैंको मार्टिन जो है ये पुडुचेरी के, उस समय पर पौंडीचेरी के प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर थे, ठीक है। इसीलिए ये सही नहीं है। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें ऋग्वैदिक समाज के संदर्भ में कथन दिए हुए हैं। कहा गया है कि यहाँ की जो सबसे छोटी इकाई थी वो कौन सी थी? विष। और दीर्घ काल तक जो अविवाहित रहने वाली महिला थी उसको क्या कहते थे? वहतु। तो यहाँ पर हमारा कौन सा कथन सही होगा? ये दोनों ही कथन बिल्कुल गलत है यहाँ पर, क्योंकि ऋग्वैदिक समाज की जो सबसे छोटी इकाई होती थी वो कुल यानी कि परिवार होता था, ठीक है। सबसे छोटी इकाई कुल होता था, जो परिवार होता था। और इसके साथ ही विश्व से अधिक इकाइयाँ इसमें शामिल थी। कई सारे विश्व से भी अधिक इकाइयाँ यहाँ पर आती थी, और जिसका अर्थ एक वंश या संपूर्ण जाति से होता था। और दीर्घ काल में जो यहाँ पर लिखा है कि अविवाहित रहने वाली जो स्त्रियाँ थीं, महिलाएं थीं, उनको अमाजू कहा जाता था। वहतु नहीं कहते थे, क्या कहते थे? अमाजू। और इसके साथ ही कन्या की विदाई के समय जो उपहार दिया जाता था उसको वहतु कहते थे, ठीक है। तो वहतु क्या होता था? जो कन्या की विदाई के समय उपहार दिया। देखिए, इस प्रश्न में सहायक संधि के संदर्भ में कथन दिए हुए हैं और उनसे सही नहीं पूछा गया है। तो पहले देख लेते हैं। इसमें कहा गया है इस व्यवस्था का भारत में सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? डुप्ले ने किया था। बिल्कुल सही बात है। वेलेज़ली ने इसको बाद में आगे चलकर प्रयोग किया था, लेकिन इनके द्वारा सबसे पहले किया गया था। और इसके तहत क्या होता था? जो कंपनी थी वो राज्य के आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप कर सकती थी। तो आंतरिक मामलों में नहीं कर सकती थी, केवल बाह्य मामलों तक सीमित थी। ये गलत हो गया। फिर सबसे पहले अंग्रेजों ने ये संधि जो हैदराबाद के निज़ाम के साथ की थी, ये बिल्कुल सही है, लेकिन सही नहीं पूछा गया है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के संदर्भ में फिर से हमको गलत बताना है। तो सारे पहले स्टेटमेंट्स देख लेते हैं।
कहा गया है इसके माध्यम से ब्रिटिश कैबिनेट को पहली बार भारतीय मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार मिला था। उसके बाद कहा गया है इसके तहत बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी और जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो भारत में सभी अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर बन गया था। ठीक है, गवर्नर जनरल बन गया था। और उसके बाद कंपनी के कर्मचारियों के जो निजी व्यापार थे उनको कुछ शर्तों के साथ अनुमति दी गई थी। तो यहाँ पर ये चौथा वाला जो है डी ऑप्शन ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसको पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था इस पर, इस एक्ट के माध्यम से। अगला देखते हैं। अब हमको फिर से देखना है यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है। तो जो फकीर विद्रोह है मजनून शाह, ये बिल्कुल सही सुमेलित है। त्रावणकोर का जो विद्रोह था वेलुथम्पी से सुमेलित है ये भी। कूका विद्रोह अचल सिंह से संबंधित नहीं है। कूका विद्रोह किससे संबंधित होगा? ये होगा जवाहरमल भगत से। ठीक है, इसकी शुरुआत जवाहरमल भगत ने की थी और उसके बाद इनके जो शिष्य थे बालक सिंह ने पश्चिमी पंजाब में इसके कमान को संभाला था। चेरो विद्रोह भूषण सिंह, ये बिल्कुल सही है, नहीं पूछा गया है इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। ये विद्रोह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको फिर से एक बार देख लीजिए क्योंकि ये पूछ लिए जाते हैं और इनका सीक्वेंस भी पता होना चाहिए आपको। फिर हम देखते हैं रामोसिस विद्रोह। इसके संदर्भ में कहा गया है, देखिए इसको इस वाले क्वेश्चन पे फिर से आते हैं। ये जो विद्रोह दिए हुए हैं यहाँ पर, आप इसको कमेंट कर बताइएगा इसका सही सीक्वेंस क्या होगा, क्योंकि ऐसे सीक्वेंस के क्वेश्चंस बहुत आते हैं यूपीपीसीएस में। तो जिसको भी इसका सही सीक्वेंस पता हो तो वो प्लीज़ कमेंट कर बताएं। हम अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। रामोसिस विद्रोह, इसके संबंध में हमको बताना है कौन सा सही नहीं है। कहा गया है इस विद्रोह का नेतृत्व चित्तूर सिंह ने किया था और ये मराठा युगीन पुलिस थी जो रामोसिस थे, और इस विद्रोह का संबंध बंगाल से था। और ये जो था विद्रोह उमा जी के नेतृत्व में 1826 में दोबारा शुरू हुआ था। तो यहाँ पर जो हमारा गलत है वो है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये पूना के रामोसिस मराठा युगीन पुलिस थी अगर, तो ये बंगाल से संबंधित हो ही नहीं सकती। आगे बढ़ते हैं। अब हमको देखना है इसमें से कौन सा सही सुमेलित है। तो अभिनव भारत अरविंद घोष, यही हमारा सही नहीं है। और उसके बाद अनुशील सही बताना है एक्चुअली हमको यहाँ पर, तो ये तो गलत हो गया है। अभिनव भारत का किससे संबंध है? वीडी सावरकर से। अनुशीलन समिति वीडी सावरकर लिखा हुआ है तो ये गलत हो गया है। इसका संबंध है अरविंद घोष से। स्वराज पार्टी सीआर दास, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, इसका संबंध किससे है? एस सेन से। ठीक है, सान्याल से नहीं, यहाँ पर एस सेन होगा, एस एन सेन। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर देखते हैं काकोरी षड्यंत्र के तहत किसको फांसी दी गई थी? इजी क्वेश्चन है, पता होना चाहिए इसका आंसर आपको। राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी। तो किसको फांसी दी गई थी? यहाँ पर 1, 3 और 4 को दी गई थी, यानी कि ऑप्शन हमारा सी सही है। चंद्रशेखर आज़ाद जो थे वो इस समय भाग निकले थे और इनको बाद में आगे चलकर इन्होंने खुद को गोली मार ली थी अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में। तो यहाँ पर केवल 1, 3 और 4 को ही फांसी दी गई थी। ऑप्शन यहाँ पर हमने देख लिया है, ऑप्शन सी। फिर हम देखते हैं यंग बंगाल आंदोलन के संदर्भ में हमें बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसके जो प्रवर्तक थे वो हेनरी विवेरियन डिजारियो थे, बिल्कुल सही बात है। और इसके अनुयायियों ने पुराने रीति रिवाजों का विरोध किया था, ये भी सही है। और इस आंदोलन को हिंदू कॉलेज के प्रबंधकों का समर्थन मिला था। तो जो हिंदू कॉलेज के प्रबंधक थे उन्होंने इसका समर्थन नहीं किया था, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र क्या था? हिंदू कॉलेज, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, इस प्रश्न को देख लेते हैं। इसमें कहा गया है सत्य शोधक जो समाज था इसको ज्योतिबा फूले के द्वारा स्थापित किया गया था। और ज्योतिबा फूले ने ही राजा की जो बलि थी इसको अपने आंदोलन का प्रतीक बनाया था और इन्होंने संस्कृत हिंदुत्व का विरोध किया। तो यहाँ पर सभी स्टेटमेंट्स यहाँ पर इनके बारे में सही है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसमें रामकृष्ण मिशन के संदर्भ में दिया हुआ है कि मूर्ति पूजा को इन्होंने महत्व दिया और वेदांत को महत्व दिया और इसमें अध्यात्मवाद और भौतिकतावाद के संतुलन पर जोर दिया गया था। तो यहाँ पर जो कथन सही होगा वो सभी बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी है। आगे बढ़ते हैं। इसमें आर्य समाज के संदर्भ में कहा गया है कि इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था और ये पुनर्जन्म और मोक्ष को मान्यता देते हैं और इसके साथ ही इसमें अवतारवाद को मान्यता दी गई है। तो इसमें हमारा कौन सा कथन सही हो जाएगा? पहला और दूसरा कथन हमारा बिल्कुल सही है। जो ये तीसरा कथन है ये गलत है क्योंकि इन्होंने अवतारवाद को मान्यता नहीं दी है इसके अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं। इसमें हमको बताना है सही कालक्रमानुसार क्या है। तो मद्रास महाजन सभा ये कब स्थापित हुई थी? ये हुई थी 1884 में।
और पूना सार्वजनिक सभा ये स्थापित हुई थी 1867 में। इंडियन लीग की स्थापना हुई थी 1875 में। और बंग भाषा प्रकाशक जो सभा थी इसकी स्थापना हुई थी 1836 में। तो इससे हमारा आंसर कौन सा निकल आएगा? ऑप्शन नंबर ए। ये ईयर्स इंपॉर्टेंट है, फिर से देख लीजिएगा। जिमरमैन योजना का संबंध किससे है? तो ये थी बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस की स्थापना से संबंधित है जिमरमैन योजना। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। जो वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय थे, भूपेंद्र नाथ दत्त और लाला हरदयाल और काफ़ी अन्य लोगों ने मिलकर 1915 में जर्मन विदेश मंत्रालय जो था उसके सहयोग से ये जिमरमैन योजना के तहत क्या किया था? बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस की स्थापना की थी। ठीक है, और इन क्रांतिकारियों का मकसद ये था कि विदेशों से जो भी रह रहे भारतीय थे उनसे उनकी सहायता से ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संगठित हो सकते हैं। ठीक है, उनको संगठित करना था एक तरह से। नेक्स्ट है, हमें बताना है कि कौन कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र केस से संबंधित है। तो ऐसे डांगे, मुजफ्फर अहमद और नलिनी गुप्ता, इसमें कौन संबंधित है? ये तीनों के तीनों ही संबंधित है इसमें। और 1924 में जो ये साम्यवादी नेता थे तभी ये बोल्शेविक षड्यंत्र केस से संबंधित है, आप समझ गए होंगे। 1924 में इनको बोल्शेविक षड्यंत्र केस में कारावास की सजा सुनाई गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। असम प्रस्ताव, सॉरी अगस्त प्रस्ताव, असम नहीं, अगस्त प्रस्ताव में क्या प्रावधान शामिल थे? इसमें कहा गया है भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस और युद्ध सलाहकार जो परिषद थी इसकी स्थापना, और इसमें भारतीयों को सम्मिलित किया जाएगा। साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संविधान सभा का गठन। तो यहाँ पर कौन से प्रस्ताव शामिल थे? ये सभी प्रस्ताव शामिल थे, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान दिवस ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 23 मार्च 1943 को। फिर इस प्रश्न में आ जाते हैं हम। इसमें कहा गया है भूकंप में जहां से ऊर्जा निकलती है उसे अवकेंद्र कहते हैं और अधिकेंद्र उद्गम केंद्र के ठीक 90 डिग्री के कोण पर होता है। तो यहाँ पर ये दोनों कथन हमारे बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर भूकंप के संदर्भ में फिर से हमें कथन दिए हुए हैं, हमें सही कथन का चुनाव करना है। लिखा हुआ है कि सभी प्राकृतिक भूकंप जो हैं वो स्थल मंडल में ही आते हैं। और उसके बाद कहा है कि भूकंप के उद्गम केंद्र से ऊर्जा मुक्त होने से धरातलीय तरंगे जो होती हैं वो पैदा होती हैं, और जो धरातलीय तरंगे हैं इनकी शैलों के साथ क्रिया के कारण भूगार्भिक तरंगे पैदा होती हैं, और भूगार्भिक तरंगे जो हैं ये धरातल के साथ साथ चलती हैं। तो यहाँ पर हमसे सही कथन पूछा गया है, तो पहला जो कथन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी प्राकृतिक जो भूकंप हैं वो स्थलमंडल में ही आते हैं, और स्थलमंडल पृथ्वी के धरातल से 200 किलोमीटर की गहराई वाले भाग को कहते हैं। ठीक है, और भूकंप मापी यंत्र सतह पर पहुंचने वाली जो भूकंप तरंगे हैं इनको मापता है, और ये जो वक्र है ये 3 अलग बनावट वाली तरंगों को प्रदर्शित करता है। और बुनियादी तौर पर जो भूकंप तरंगे हैं ये 2 प्रकार की होती हैं। एक होती हैं भूगार्भिक तरंगे और दूसरी कौन सी होती हैं? धरातलीय तरंगे। और जो भूगार्भिक तरंगे हैं ये उद्गम केंद्र से ऊर्जा के मुक्त होने के दौरान ही पैदा होती है, और पृथ्वी के अंदरूनी भाग से होकर सभी दिशाओं में ये आगे बढ़ती हैं। ठीक है, इसीलिए इन्हें भूगार्भिक तरंगे कहा जाता है। वहीं पर भूगार्भिक तरंगे और धरातलीय जो शैलों के मध्य अन्योन्य क्रिया के कारण नई तरंगे उत्पन्न होती हैं, जिन्हें धरातलीय तरंगे कहा जाता है। और ये जो तरंगे हैं धरातल के साथ साथ चलती हैं। तो जो धरातलीय तरंगे हैं वो साथ चलती हैं, ना कि भूगार्भिक। ये थोड़ा नाम से ही समझ में आ रहा है, लेकिन मैंने आपको बता दिया है, थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे दिया है अगर आपको ना पता हो तो। आगे देखते हैं डाइक के संदर्भ में। ये अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान है और इसका निर्माण लावा के धरातल के नीचे क्षैतिज प्रवाह के कारण होता है। तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही है? केवल दूसरा, पहला वाला सही है, दूसरा जो है गलत हो जाएगा। क्यों गलत है दूसरा वाला? क्योंकि ये क्षैतिज प्रवाह ना होकर कैसा होता है? ये लंबवत प्रवाह होता है। ठीक है, लंबवत इनका निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं। एस्कर जो भू आकृति है ये किसके द्वारा बनती है? इसका निर्माण होता है हिमनद द्वारा। फिर इसमें प्लाया के संदर्भ में कहा गया है कि ये मरुभूमियों में बनने वाली जो उथली जल झील है वो होती है, और इनमें वर्ष भर जल पाया जाता है। तो यहाँ पर केवल पहला कथन सही है, दूसरा कथन जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि इनमें वर्ष भर जल नहीं पाया जाता है। इसमें बहुत कम समय के लिए ही प्लाया में जल पाया जाता है। ठीक है, तुमने इसको देख लिया है। आगे बढ़ते हैं। तापमान के व्युत्क्रमण के संदर्भ में हमें देखना है। पहले में कहा गया है ध्रुवीय क्षेत्रों में वर्ष भर तापमान व्युत्क्रमण होना सामान्य है,
और इसके लिए जो सर्दियों की मेघ रहित लंबी रात और शांत वायु आदर्श स्थिति बताई गई है इसके लिए, और कहा गया है ये सर्दियों में कोहरे के लिए जिम्मेदार है। तो कौन सा यहाँ पर कथन सही होगा? ये सभी बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। फिर हम देखते हैं अगला प्रश्न। कोरियोलिस बल के संदर्भ में ये ध्रुवों पर सर्वाधिक और विषुवत वृत्त पर शून्य होता है। और कोरियोलिस बल जो है ये दाब प्रवणता बल के समकोण पर कार्य करता है, और इसकी उत्पत्ति के लिए कहा गया है कि पृथ्वी द्वारा सूर्य के परिक्रमण के कारण इसकी उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा कथन सही होगा? पहला और दूसरा कथन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रश्न में बात की गई है कि तेज गरज और बिजली कड़कने के साथ मूसलाधार वर्षा, कपासी मेघों का निर्माण और गर्मियों में या दिन के गर्म समय में वर्षा। तो ये इसमें हमें बताना है कौन सी वर्षा की विशेषताएं बताई गई हैं। तो ये कौन सी वर्षा की विशेषताएं हैं? यहाँ पर हो जाएगा ये संवहनीय वर्षा की विशेषताएं। ठीक है। फिर ज्वार भाटा सहायक है, किसके लिए सहायक है? नौ संचालन के लिए, तलछटों के डिसिल्टेशन के लिए, या विद्युत उत्पादन में। तो इन सभी के लिए सहायक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद गोंडवाना चट्टानों के संदर्भ में पूछा गया है सही कथन, और ये आग्नेय शैलें हैं और ये कोयले के लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर दोनों बातें नहीं सही हैं। दूसरा कथन जो है ये बिल्कुल सही है। ये प्रश्न भी पूछा गया है अभी हाल ही में एग्जाम में। कोयला किससे संबंधित है? गोंडवाना चट्टान से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और ये आग्नेय चट्टान नहीं है, ये कौन सी चट्टान हो जाएगी? यहाँ पर ये हो जाएगी परतदार चट्टान। ठीक है। फिर हम देखते हैं आगे अगला प्रश्न। इसमें दर्रे दिए हुए हैं और हमें पहचानना है कि कौन सा सही सुमेलित है। तो ये नीति दर्रा हिमाचल प्रदेश, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड और डोंकिया दर्रा सिक्किम। यहाँ पर दूसरा और तीसरा सही सुमेलित है। नीति दर्रा जो है ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में, ना कि हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद कथन दिए हुए हैं पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अनामुदी और पुष्पगिरी चोटी कर्नाटक में स्थित है। फिर से हमको इसमें से सही बताना है, दोनों बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद हमको कौन सा युग्म सुमेलित है ये बताना है। न्यू मूर द्वीप जो है ये हुगली नदी के मुहाने पर है, बिल्कुल सही है। और पंबन द्वीप जो है ये मन्नार की खाड़ी में दिया हुआ है, और व्हीलर द्वीप जो ब्राह्मणी नदी है इसके मुहाने पर। तो यहाँ पर सब बिल्कुल सही सुमेलित है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सी नदी अपनी सहायक नदी के साथ सुमेलित है? तो देखिए सहायक नदियां तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन आपके सामने अगर कोई आती है और आपको नहीं पता है तो उसको लर्न कर लीजिए, ताकि अगर ये क्वेश्चन में आ जाए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो जो इम्पोर्टेंट है वही हम मेंशन करते हैं, क्वेश्चंस में देते हैं, और आप इनको कवर करने की कोशिश कीजिएगा, लर्न कीजिएगा। जो पहला दिया हुआ है नर्मदा हिरन, ये बिल्कुल सही है। तापी पूर्णा सही है। कावेरी मलप्रभा ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो मलप्रभा है ये कृष्णा नदी की सहायक है, ना कि कावेरी की। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। अब कौन सही सुमेलित है? वूलर झील जो है ये विवर्तनिकी निर्मित झील है, यानी कि प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट के द्वारा इसका निर्माण हुआ है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद कहा गया लोनार झील एक क्रेटर झील है, ये भी सही है। और चिल्का झील एक लगून झील है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कपास उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन सा है? देखिए अभी रीसेंट जो आंकड़े हैं उनके हिसाब से जो फर्स्ट पोजीशन पे है वो हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ पर। अगला देख लेते हैं। सुपारी के उत्पादन में पूछा गया है शीर्ष राज्य कौन सा है? यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुपारी के उत्पादन में कर्नाटका। फिर यूरेनियम उत्पादन में शीर्ष स्थान, देखिए यूरेनियम उत्पादन बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्पादन पूछा गया है तो उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? कजाकिस्तान में। और भंडारण सबसे ज्यादा कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। अगला है देश में बॉक्साइट के भंडारण में प्रथम स्थान कौन से राज्य का है? देखिए यहाँ पर भंडारण पूछा गया है तो ओडिशा आंसर होगा, लेकिन आपको एक पॉइंट बता दूं कि यहाँ पर उत्पादन और भंडारण, बॉक्साइट का उत्पादन और भंडारण दोनों में ही टॉप पर कौन है? ओडिशा। ठीक है, और अगर उत्पादन की बात आती है तो सबसे पहले आ जाता है ओडिशा, उसके बाद आ जाता है गुजरात, उसके बाद झारखंड। तो ये लर्न कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बॉक्साइट का। फिर हम देखते हैं देश में चांदी का सबसे ज़्यादा भंडार कहाँ पर पाया जाता है? तो चांदी के सबसे ज़्यादा भंडार पाए जाते हैं राजस्थान में। फिर इन कथनों को हमें देखना है, पहला देख लेते हैं। इसमें कहा गया है उत्पादन उन वस्तुओं एवं सेवाओं का, जो उत्पादक है उन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने के लिए स्वतंत्र है जिनकी मांग अधिक है, और उपभोक्ता अपने चयन एवं रुचि के अनुरूप वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए स्वतंत्र है। तो ये हमें विशेषताएं दी गई हैं। अब हमें बताना है कि ये किस अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं। तो यहाँ पर ये कौन सी अर्थव्यवस्था हो जाएगी? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं।
ठीक है, ये ऑप्शंस आप देख लीजिए, यहाँ पर पूंजीवादी की ही आंसर होगा। फिर है हमारे सामने अगला प्रश्न कि किसका संबंध उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्ति से है। तो किसका संबंध है, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बेसल मानकों का संबंध है इससे। प्रोजेक्ट सशक्त दिया हुआ है, ये किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है सरकारी बैंकों की एनपीए की समस्या से निपटने के लिए कार्य योजना। यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, जो ऑप्शन मैंने नहीं पढ़ा है आप उसको देख लीजिएगा। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं, इस फ्रेमवर्क के 6 स्तंभों में क्या क्या शामिल है ये बताना है हमको यहाँ पर। तो जिम्मेदार बैंकिंग, उद्यमी मित्र के तौर पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, और साथ ही डिजिटलीकरण। तो ये सारे ही आते हैं इन 6 स्तंभों में से, ये 4 हो गए हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर हमारा। जो 2 अन्य स्तंभ होंगे वो है एक कस्टमर रिस्पॉन्सिवनेस और दूसरा है क्रेडिट ऑफ टेक। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देख लिया ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो गया है। फिर बात की गई है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की। कहा गया है जो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है ये केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय इसको जारी करता है और इसका आधार वर्ष 2010 और 11 है। तो यहाँ पर पहला कथन हमारा बिल्कुल सही है, दूसरा गलत हो जाएगा क्योंकि इसका जो आधार वर्ष है वो 11 और 12 है। ठीक है, 11-12 आधार वर्ष है। इससे पहले इसका आधार वर्ष 2004 और 5 था। तो ये याद रखिएगा, मतलब इससे पहले तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। फिर आता है ट्रेजरी बिल के संबंध में हमें बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो इन्हें भारत सरकार जारी करती है और ये जो बिल है ये अंकित मूल्य से कुछ छूट पर जारी किए जाते हैं। राज्य सरकारें जो है इन्हें जारी नहीं कर सकती हैं और ये दीर्घकालिक ऋण साधन है। तो यहाँ पर कौन सा सही है हमारा, कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है वो सही नहीं है क्योंकि ये दीर्घकालिक ऋण साधन नहीं है। ठीक है, ये अल्पावधि के ऋण साधन है, इसीलिए ये मुद्रा बाजार का भी हिस्सा है। और ये जो भारत सरकार के द्वारा ही जारी किए जाते हैं। 2001 से राज्य सरकारों के द्वारा ट्रेजरी बिल जारी करने की जो वो थी पद्धति, उस पर रोक लगा दी गई थी, इसीलिए ये वाला भी हमारा सही है। फिर हम देखते हैं भुगतान संतुलन के संदर्भ में इनमें से किससे चालू खाता बनता है। व्यापार संतुलन, विदेशी परिसंपत्तियां, अदृश्यों का संतुलन या विशेष आहरण अधिकार। तो किससे बनता है, 1 और 3 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा। देखिए, जो चालू खाता होता है इसके अंतर्गत दृश्य मदें और अदृश्य मदें आती हैं। ठीक है, और दृश्य मदों में कौन सी आ जाएगा, वस्तुओं का आयात और वस्तुओं का निर्यात, और अदृश्य में क्या आ जाएगा, सेवाओं का आयात और सेवाओं का निर्यात। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन करेक्ट कौन सा देख लिया है हमने, ऑप्शन सी, पहला और तीसरा। फिर बात की गई है स्टार्टअप कंपनियों को वित्तीय सहायता देने वाले उच्च नेटवर्थ वाला व्यक्ति किस नाम से जाना जाता है। तो वो किस नाम से जाना जाता है, एंजल इन्वेस्टर, ऑप्शन बी। ये काफ़ी समय हो गया है लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा था थोड़े समय पहले, इसलिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन। फिर वित्तीय स्थिरता बोर्ड के संदर्भ में कहा गया है ये वैश्विक वित्तीय प्रणाली के संदर्भ में सिफारिशें देने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है और इसकी स्थापना बताई गई है 2009 में हुई थी और इसकी स्थापना G20 देशों ने की थी। तो यहाँ पर ये सारे कथन बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना किस मंत्रालय के तहत की गई है, तो इसको किया गया है कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के तहत स्थापित। फिर आता है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला दिया हुआ है ये 18 से 70 वर्ष के जो वर्ग आयु के लोग हैं उनको इसमें शामिल किया गया है। न्यूनतम प्रीमियम राशि कितनी है, ₹12 प्रति वर्ष। और उसके बाद कहा गया है इसके तहत प्रीमियम का नगद भुगतान भी किया जा सकता है। तो ये जो है ये गलत हो जाएगा यहाँ पर कथन, क्योंकि प्रीमियम सीधे ग्राहकों के खाते से बैंक द्वारा डेबिट किया जाएगा, ये एकमात्र इसका मोड उपलब्ध है, यहाँ पर ये गलत है। उसके बाद लिखा हुआ है आकस्मिक मृत्यु या पूर्ण विकलांगता की स्थिति में इसमें 2 लाख का कवर दिया जाएगा, ये सही है। इसमें कहा गया है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के संबंध में कि 5 सदस्यों को कवर करेगा। तो ये पहला कथन हमारा ये गलत हो जाता है, क्योंकि इसमें कितने नंबर ऑफ पीपल होंगे, एक फैमिली में, एक परिवार में कितने सदस्य होंगे ये निर्धारित नहीं किया गया है। दूसरे में कहा गया है प्रतिवर्ष प्रति परिवार 5 लाख का कवर प्रदान करेगा, ये बिल्कुल सही है। और इसमें पहले से जो मौजूद बीमारियां हैं उनको शामिल किया जाएगा, ये भी सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा।
फिर हम देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें प्रधानमंत्री वय वंदन योजना के संबंध में कहा गया है कि वरिष्ठ महिलाओं के लिए पेंशन योजना है। तो ये गलत है, क्योंकि ये वरिष्ठ नागरिकों के लिए है जो कि 60 वर्ष से ऊपर की आयु के हैं, और इस योजना को किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक से खरीदा जा सकता है। ये भी गलत है, क्योंकि इसको LIC के माध्यम से ऑनलाइन और ऑफलाइन खरीदा जा सकता है। और इस योजना से 10 वर्ष की पॉलिसी अवधि पूरा होने से पहले भी विशेष परिस्थितियों में इसे निकाला जा सकता है। तो केवल C ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, लघु बचत योजनाओं के तहत क्या क्या शामिल है। किसान विकास पत्र, डाक जमा, सार्वजनिक भविष्य निधि। तो इसमें क्या क्या शामिल है, इन सभी को इसमें शामिल किया गया है। और जो छोटे बचत उपकरण हैं, इनको मुख्य रूप से 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। एक हो जाता है डाक जमा, एक हो जाता है बचत प्रमाण पत्र, और दूसरे हो जाते हैं सामाजिक सुरक्षा योजनाएं। तो डाक जमा में तो आप समझ ही गए हैं कि बचत खाता, आवर्ती जमा, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। और जो बचत प्रमाण पत्र हैं, इसमें क्या क्या आ जाता है, NSC मतलब राष्ट्रीय लघु बचत प्रमाण पत्र, और किसान विकास पत्र इसमें आ जाएगा। फिर जो सामाजिक सुरक्षा योजनाएं हैं, इसके अंदर क्या आ जाएगा, सार्वजनिक भविष्य निधि जैसे कि PPF वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर D हो जाएगा। इस प्रश्न में कहा गया है कि जो GST परिषद है ये एक सांविधिक निकाय है। तो ये सांविधिक नहीं, एक संवैधानिक निकाय है अनुच्छेद 279A के अंतर्गत, और ये संघ और राज्यों दोनों के प्रतिनिधियों की भागीदारी होती है। बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, ये गलत है। ये इसलिए गलत है क्योंकि जो केंद्रीय वित्त मंत्री होंगे वो इसके अध्यक्ष होंगे। ऑप्शन B करेक्ट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, वित्त आयोग के संबंध में कहा गया है, ये संविधान के अनुच्छेद 280 में दिया हुआ है। बिल्कुल सही है। और जो 15वां वित्त आयोग है, इसके अध्यक्ष NK सिंह है। ये भी बिल्कुल सही है। सही नहीं पूछा गया है, तो कोई दोनों बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन D करेक्ट हो जाएगा। फिर हम देखते हैं, ट्रांस फैट के संदर्भ में कहा गया है कृत्रिम मक्खन और वनस्पति घी और जो कुछ बेकरी उत्पाद होते हैं, इनमें भी ट्रांस फैट पाया जाता है। और जो FSSAI है, इसने 2022 तक औद्योगिक रूप से जो उत्पादित ट्रांस फैट एसिड होता है, इसको 2% से कम करने का लक्ष्य रखा है। तो यहाँ पर कौन सा कथन हमारा सही हो जाएगा, जो कथन सही है वो है हमारा ऑप्शन नंबर C, यानी कि ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। आगे देखते हैं, हाल ही में RBI द्वारा पब्लिक क्रेडिट जो रजिस्ट्री है, उस पर उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष कौन है। तो ये इसके अध्यक्ष हैं YM देवस्थली। ऑप्शन B करेक्ट हो जाएगा। अब इनमें से कौन 8 कोर सेक्टर में शामिल नहीं है। तो ये आसान प्रश्न है। कोर सेक्टर्स में 8 में कौन कौन आते हैं, ये देख लीजिए आप, किसको किसको शामिल किया जाता है कोर सेक्टर्स में। तो वो होता है कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और विद्युत। तो आप समझ गए होंगे जो शामिल नहीं है वो क्या है, एल्यूमिनियम प्लांट। उसके बाद ग्रीन बॉन्ड फंड, इसको कौन जारी करता है, ये जारी किए जाते हैं बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के द्वारा। ठीक है। फिर है 7वीं कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजनल कॉन्फ्रेंस, ये कहाँ पर आयोजित की गई थी। तो ये आयोजित की गई थी लखनऊ में। ऑप्शन B करेक्ट है। उसके बाद खैरवार जनजाति के संबंध में दिए गए हैं कि ये स्वयं को सूर्यवंशी मानते हैं और केवल शाकाहारी होते हैं, टोना टुटका में ये विश्वास रखते हैं। खैरवार जनजाति के विषय में पहला और तीसरा कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है, दूसरा गलत हो जाएगा क्योंकि ये केवल शाकाहारी नहीं होते हैं। और उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, देवरिया, बलिया और गाजीपुर जैसे जिलों में ये जनजाति पाई जाती है। और ये बताते हैं स्वयं को कि ये रोहतास से आए हैं और ये सूर्यवंशी हैं। ठीक है। और ये मांसाहारी और शाकाहारी दोनों ही होते हैं। अगला प्रश्न है, गंगा एक्सप्रेसवे के संदर्भ में कहा गया है कि इसका निर्माण किस राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित किया गया है। तो ये प्रस्तावित किया गया है उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा। ऑप्शन D। फिर कहा गया है कि किसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सुरक्षा कवच योजना शुरू की है। तो किसके लिए शुरू की है, इसको जल्दी से आप देख लीजिए, सारे ऑप्शंस पढ़ लीजिए, मैं आपको करेक्ट आंसर बता देती हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, कामकाजी महिलाओं और महिला यात्रियों को रात 10 से सुबह 6 बजे के बीच उनके गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाने की व्यवस्था की गई है इसके अंतर्गत। ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में सबसे पहले किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी। तो ये की गई थी चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार की स्थापना। ठीक है। और जो लाख बहोशी पक्षी विहार है, ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार है। पटना पक्षी विहार ये सबसे छोटा पक्षी विहार है। और जो ये समस्तपुर है, ये रायबरेली में स्थित है। ठीक है। और ये रिसेंटली अगर आपने पढ़ा हो तो ये वेटलैंड साइट यानी कि एक आर्द्र भूमि भी घोषित हुआ है। आगे देखते हैं,
उत्तर प्रदेश की सौर ऊर्जा नीति 2017 है, इसके संबंध में कथन दिए हुए हैं। कहा गया है कि 2022 तक 10,700 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा विद्युत उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है इसके अंतर्गत। और इसका मकसद क्या है कि सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन में निजी भागीदारी को बढ़ावा और निजी निवेश को आकर्षित करना। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही है? दोनों बिल्कुल सही हो जाएंगे, ऑप्शन सी सही है। फिर प्रश्न है उत्तर प्रदेश की खनिज नीति के संदर्भ में। कहा गया है जो पहली खनिज नीति है 1998 में जारी की गई थी। मई 2017 से लागू नई जो खनिज नीति है इसमें रॉयल्टी के लक्ष्य को बढ़ाकर 3% कर दिया गया है। और उसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना बताई गई है 1974 में की गई थी। तो यहाँ पर ये सभी कथन सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको देख लीजिएगा। पहली खनिज नीति कब आई और उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना 1974 में हुई है। उसके बाद कौन सा राज्य मानव वन्य जीव संघर्ष को आपदा घोषित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो वो कौन सा राज्य है? वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है। फिर प्रश्न है उत्तर प्रदेश में प्रचलित लोक नृत्यों में कौन सुमेलित है? देखिए लोक नृत्य इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछे गए हैं एग्जाम में। लोकगीत, लोक नृत्य सब पूछा गया है इस बार। उत्तर प्रदेश से काफ़ी क्वेश्चंस आए थे, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा, पूछे जा सकते हैं आने वाले एग्जाम्स में भी। तो यहाँ पर जो है कौन सुमेलित है वो हो जाएगा नटवरी नृत्य, पूर्वांचल क्षेत्र। ठीक है। जो राई नृत्य है ये हो जाएगा बुंदेलखंड क्षेत्र से। दीप नृत्य भी हो जाएगा बुंदेलखंड क्षेत्र से। और जो ये बरेंडी नृत्य है बुंदेलखंड क्षेत्र विशेषकर चित्रकूट में प्रचलित था। ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के बजट से संबंधित कहा गया है जो 2017-18 का बजट था ये औद्योगिक विकास को समर्पित था। उसके बाद 2019-20 का जो बजट है ये महिला सशक्तिकरण को समर्पित था। और 2020-21 का युवाओं को शिक्षा, कौशल और मूलभूत अवस्थापना सुविधाएं प्रदान करने से संबंधित है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, क्योंकि दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही है। जो 2017 और 18 का बजट था ये किसानों को समर्पित था। ठीक है। और जो 2018 और 19 का बजट था जो यहाँ पर नहीं दिया हुआ है ऑप्शंस में, वो औद्योगिक विकास को समर्पित था। ठीक है। तो 2017-18 को किसको समर्पित था? किसानों को। 2018-19 का औद्योगिक विकास को। और 2019-20 का महिला सशक्तिकरण को। 2020-21 का युवाओं की शिक्षा, कौशल और मूलभूत अवस्थापना सुविधाएं। फिर हम देखते हैं, हमें बताना है इसमें से कौन सुमेलित है। कौन सुमेलित है यहाँ पर? तो यहाँ पर करेक्ट है जो वो है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीट, इज्जत नगर बरेली, ये यहाँ पर सुमेलित है। सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर है? ये हो जाएगा हमारा एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जत नगर में ही। और इंडियन टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर लखनऊ हो जाएगा। और सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट हो जाएगा कानपुर। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो इसको जीता गया था वांग जू वेई के द्वारा, ऑप्शन ए। उसके बाद बायो एशिया शिखर सम्मेलन के संदर्भ में कहा गया है कि इसको लखनऊ में आयोजित किया गया। इसके जो भागीदारी देश चीन था और इसकी थीम थी टुडे फॉर टुमारो। तो कौन सा कथन यहाँ पर सही है? तीसरा कथन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। इसका आयोजन किया गया था हैदराबाद तेलंगाना में। और स्विट्जरलैंड इसमें भागीदार देश था, ना कि चीन। ठीक है। उसके बाद इंस्टेक्स से संबंधित कथन दिए गए हैं कि यह एक वस्तु विनियमन प्रणाली है और इसका मकसद है अमेरिकी डॉलर का प्रयोग न करते हुए व्यापार करना। तो ये दोनों कथन यहाँ पर हमारे सही हो जाएंगे, ऑप्शन सी होगा। इंस्टेक्स क्या है? इसका फुल फॉर्म जान लीजिए। यह है इंस्ट्रूमेंट इन सपोर्ट ऑफ ट्रेड एक्सचेंजेस। ठीक है। ये इंस्टेक्स जो है ये फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी द्वारा ईरान के साथ प्रारंभ की गई एक वस्तु विनिमय प्रणाली है। इसका उद्देश्य है कि डॉलर का प्रयोग न करते हुए ईरान पर जो भी अमेरिकी प्रतिबंध लगाए गए हैं उनके एक ऑल्टरनेटिव के रूप में पेश करना। ठीक है। आगे दिया हुआ है प्रोजेक्ट डिजिटल पुंपहार। तो इसके संबंध में पहला है कि चोलकालिक बंदरगाह शहर पुंपुहार का डिजिटल रूप से पुनर्निर्माण करने से है। और ये प्रोजेक्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा संचालित किया गया है। तो पहला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो है इसका पुनर्निर्माण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के एक कंसोर्टियम द्वारा डिजिटल रूप से किया जाएगा। ठीक है। ना कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। तो इसीलिए यहाँ पर कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं।
इनमें से किस पुस्तक को पहले मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड्स के रूप में सम्मानित किया गया है? पहला ये दिया गया है, पहले मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड के रूप में सम्मानित किया जाने वाला है ब्लू इज लाइक ब्लू। ब्लू इज लाइक ब्लू इस किताब को दिया गया है और इसके कथाकार हैं विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है, ये पहला अवार्ड है, इसलिए थोड़ा पढ़ लीजिए इसके बारे में। फिर आता है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जो जारी विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2019 है, उसके संदर्भ में मलेरिया के मामलों में 2017 की तुलना में 2018 में कमी आई है और जो भारत है ये विश्व के जितने भी मलेरिया से सर्वाधिक प्रभावित 4 देश हैं उनमें शामिल है। तो यहाँ पर हमारा पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन गलत हो जाएगा क्योंकि हाल की जो रिपोर्ट आई है इसमें भारत टॉप 4 देशों में शामिल नहीं है। ठीक है, ये अभी भी सबसे अधिक प्रभावित 11 देशों की जो सूची है उसमें शामिल है, ना कि टॉप 4 में। ठीक है, आगे देखते हैं। हैंड इन हैंड नामक वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास, देखिए सैन्य अभ्यास भी इंपॉर्टेंट है, तो ये है भारत और चीन के बीच में, एग्जाम में भी पूछा गया है अभी रिसेंटली। अगला प्रश्न है, चिकित्सा उपकरणों से घुटने के प्रत्यारोपण यानी कि जो नी इम्प्लांट्स हैं और सिटी स्कैन्स MRI उपकरण शामिल नहीं आए होंगे इसमें, और वर्तमान में चिकित्सीय उपकरणों को औषधि की श्रेणी में शामिल किया गया है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा कथन सही हो जाएगा? दूसरा जो कथन है वो सही हो जाएगा, पहला गलत है क्योंकि इनको भी अब इसमें शामिल किया जाएगा। ठीक है, फिर है डिजिटल भुगतान सूचकांक के संदर्भ में कहा गया है ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है और इसका जो पहला संस्करण है ये जनवरी 2020 में जारी किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा हमारा, दोनों ही गलत है, ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए इसको जारी किया गया है RBI के द्वारा और जुलाई 2020 में इसको जारी करने की बात की गई थी, इसीलिए दोनों ऑप्शन यहाँ पर गलत हैं। फिर हम देखते हैं IISF गोल्डन टारगेट अवार्ड किसको दिया गया है? तो ये दिया गया था, ऑप्शन ए है यहाँ पर, एलावेनिल वालारिवान। ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट नाम है, एक बार देख लीजिएगा, अगर आ जाए तो आपको आंसर पता होना चाहिए, बस आप टिक कर सके। पहले ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हो रही है? तो ये स्थापना हो रही है उत्तर प्रदेश में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो भी चीज़ें उत्तर प्रदेश में हो रही हैं वो UPPCS के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर है जेबेल अली, ये क्या है? तो जो ये जेबेल अली है ये क्या है? ये संयुक्त अरब अमीरात में नवीन खोजा गया एक प्राकृतिक गैस क्षेत्र है, ऑप्शन ए। ठीक है, फिर है इंटरनेशनल IP इंडेक्स 2020 में भारत की क्या रैंक रही है? तो इसमें भारत की रैंक रही है 40। अगला प्रश्न है 36वीं जो अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस है इसका आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन किया गया था भारत में। फिर आगे देखते हैं, कहा गया है कि मनुस्मृति का संकलन 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य हुआ और दूसरा कथन दिया हुआ है कि धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्र में विवाह के 8 प्रकार के विवाह जो है उनको स्वीकृति दी गई है। तो यहाँ पर हमारा दोनों कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे हमें देखना है इनमें से कौन सा सही सुमेलित है। विनय पिटक जो है वो बताया गया है दर्शन से जुड़ा है, उसमें विषय है, और सुत्त पिटक में बुद्ध की शिक्षाएं हैं और अभिधम्म पिटक में बौद्ध मत में रहने वाले लोगों के लिए नियम बताए गए हैं। तो केवल जो दूसरा है वो सही सुमेलित है, पहला और तीसरा इंटरचेंज हो जाएंगे, ये इसके सही आंसर है। अगला प्रश्न है महायान परंपरा के संबंध में कहा गया है इसमें निर्वाण के लिए व्यक्तिगत प्रयास के स्थान पर एक मुक्तिदाता की कल्पना की गई है और ये स्वयं को क्या बताते हैं? थेरवादी भी कहते हैं, अपने आप को थेरावादी भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा कौन सा सही नहीं पूछा गया है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ये सही नहीं है। और महायान के जो अनुयायी दूसरी बौद्ध परंपरा के समर्थकों को हीनयान के अनुयायी कहते थे, लेकिन जो पुरातन परंपरा के अनुयायी खुद को थेरावादी कहते थे। ठीक है, देखिए कुल मिलाकर ये हुआ कि जो थेरावादी थे वो महायान नहीं कहते थे अपने आप को, कौन कहता था? हीनयान के लोग कहते थे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, बस इतना जानना। तो सही नहीं है, ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं, फिर से हमको बताना है, गलत कथन का चयन करना है। जो प्रारंभिक मंदिर पहाड़ियों को काटकर कृत्रिम गुफाओं के रूप में बनाए गए और उसके बाद कहा गया है गुफाओं को सबसे जो विकसित रूप है वो 8वीं सदी के कैलाशनाथ मंदिर में हमको दिखता है और सबसे प्राचीन कृत्रिम गुफाएं मंदिरों के लिए बनवाई गई थी। और अंतिम जो कथन है वो कहा गया है प्रारंभिक मंदिरों में केवल गर्भगृह हुआ करते थे। तो जो प्रारंभिक मंदिर हैं वो पहाड़ियों को काटकर कृत्रिम गुफाओं के रूप में बनाए गए थे। ये कथन हमारे सामने बिल्कुल सही है, लेकिन जो दूसरा कथन है वो हमारे सामने
गुफाओं का सबसे विकसित रूप हमें जो 8वीं, ये भी बिल्कुल सही है। और सबसे प्राचीन कृत्रिम गुफाएं मंदिरों के लिए बनवाई गई थी, ये जो कथन है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सबसे प्राचीन जो कृत्रिम गुफाएं हैं ये ईसा पूर्व 3री सदी के समय बनाई गई थी और अशोक के आदेश पर ये आजीवक संप्रदाय के संतों के लिए बनवाई गई थी, ना कि मंदिरों के लिए बनवाई गई थी, इसलिए गलत कथन ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर हम देखते हैं सबसे पहले ढाले गए सिक्कों में चांदी और तांबे के आहत सिक्के थे और सोने के सिक्के सबसे पहले कुषाण राजाओं ने जारी किए थे। तो यहाँ पर जो कथन सही नहीं है वो बताना है हमको। देखिए यहाँ पर हमसे पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है, तो जो दूसरा कथन है इसमें कहा गया है सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलवाए। तो सबसे पहले अगर बात की जा रही है तो वो हिंद यवन शासकों ने चलवाए थे, लेकिन अगर हम वर्तमान भारत की बात करें, जो वर्तमान भारत का मैप है वहाँ पर सबसे पहले किसने चलवाए हैं, तो वो चलवाए थे कुषाणों ने। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले पूछा गया है, तो यहाँ पर ये कथन हमारा गलत हो जाएगा दूसरा वाला, क्योंकि ये इंडो ग्रीक्स ने चलवाए थे, यानी हिंद यूनानियों ने। तो ऑप्शन हमारा कौन सा गलत है, ऑप्शन बी, यही वाला गलत है, पहला वाला सही है। अगला प्रश्न है चोल साम्राज्य के संदर्भ में हमें कथन दिए हुए हैं। इसमें कहा गया है इसके संस्थापक विजयालय जो थे ये पल्लवों के समय पर सामंत थे और शैलेंद्र शासकों के चोलों के साथ अच्छे संबंध हुआ करते थे। तो यहाँ पर ये दोनों कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर हम देखते हैं विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में कथन दिए हुए हैं और हमको कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। कहा गया है यहाँ पर मंदिर आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हिस्सा लेते थे और बन्नी हट्टी की लड़ाई जो थी वो विजयनगर के महान युग का अंत मानी जाती है। तो यहाँ पर कौन सा कथन हमारा सही नहीं है, इनमें से दोनों ही जो कथन है वो सही नहीं होंगे यहाँ पर, क्योंकि बन्नी हट्टी की लड़ाई विजयनगर के महान युग का अंत मानी जाती है। ठीक है, और देखिए अगर डी आंसर होगा इसका मतलब ये दोनों कथन बिल्कुल सही है, इसीलिए हम डी आंसर टिक कर रहे हैं। तो ये दोनों बिल्कुल सही है, इनको एक बार देख लीजिए। यहाँ पर मंदिर जो है वो आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हिस्सा लेते थे, बिल्कुल सही बात है। और जो बन्नी हट्टी की लड़ाई है इसको विजयनगर के महान युग का अंत माना जाता है, तो यहाँ पर इसीलिए डी होगा, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल सही है। फिर हम अगला देख लेते हैं। इसमें कहा गया है शर्की सुल्तानों ने जौनपुर को अपनी राजधानी बनाया था और इन्होंने स्थापत्य की नवीन शैली भी विकसित की थी। बहलोल लोधी ने 1484 में शर्की राज्य को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। तो यहाँ पर जो हमारा कथन सही हो जाएगा वो सारे कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद सूरावर्दी संतों ने राज्य की सेवाएं स्वीकार की और उच्च पदों पर आसीन रहे। और उसके बाद कहा गया जो चिश्ती संत थे ये राजनीति से अपने आप को इन्होंने दूर रखा। तो यहाँ पर ये दोनों कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है कि अकबर से पहले बीजापुर के जो शासक आदिल शाह ने कैथोलिक मिशनरियों को अपने दरबार में बुलाया था। और दूसरे में कहा गया है कि आदिल शाह के जो उत्तराधिकारी द्वितीय इब्राहिम आदिल शाह को अबला बाबा कहा जाता था। तो यहाँ पर हमसे फिर से पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये दोनों कथन हमारे बिल्कुल सही हैं, इसलिए ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फिर आता है पौधों में भोजन का संश्लेषण जो है ये पत्तियों में होता है, इसलिए उन्हें पौधों के खाद्य कारखाना कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद पौधों में प्रकाश संश्लेषण केवल पत्तियों में होता है, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल नामक जो हरा वर्णक होता है वो पाया जाता है। उसके बाद सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पत्तियों की कोशिकाओं में पाया जाने वाला क्लोरोफिल कार्बोहाइड्रेट को संश्लेषित करने के लिए CO2 और पानी का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमारा कौन सा कथन सही होगा, पहला और दूसरा जो कथन है ये सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए दूसरा कथन जो है वो इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है केवल पत्तियों में होता है। जो प्रकाश संश्लेषण है केवल पत्तियों में होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। पत्तियों के अलावा प्रकाश संश्लेषण हरे तनों में, हरी शाखाओं में और पत्तियों में भी होता है। ठीक है, जो पत्ते जो हरे नहीं होते उनमें भी होता है, इसलिए गलत हो गया है। फिर यहाँ पर हमने देख लिया है हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी। आगे कार्बोहाइड्रेट्स किससे बने होते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन। तो ये बने होते हैं 1, 3 और 4 से, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नाइट्रोजन इसमें नहीं होता है। उसके बाद कहा गया है लीवर जो है वो पित्त रस का स्राव करता है और पित्त रस वसा को तोड़ता है। लीवर जो है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो यहाँ पर ये सभी कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद खमीर के बारे में कहा गया है कि ये एक एकल कोशिका जीव है और ये एरोबिक रूप से श्वसन करते हैं और शराब और बियर बनाने में भी इनका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही होगा, पहला और तीसरा का जो कथन है वो सही हो जाएगा। दूसरा कथन गलत हो जाएगा क्योंकि ये
ऑक्सीजन की जो एरोबिक दिया हुआ है ऐसा नहीं होता है, ये एनएरोबिक रूप से करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में करते हैं। और एरोबिक का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति। उसके बाद इस प्रश्न में कहा गया है, सवा प्रश्न है कि मांसपेशियों में ऐंठन का कारण किस अम्ल का संचय होता है? तो वो कौन सा अम्ल है? वो है लैक्टिक एसिड। ठीक है, लैक्टिक एसिड। फिर आते हैं हम अगले प्रश्न पर। रक्त वाहिकाओं के संबंध में कहा गया है, धमनियां ऑक्सीजन युक्त जो रक्त है उसको हृदय से शरीर के सभी भागों में ले जाती हैं, और शिराएं जो हैं ये शरीर के सभी भागों से CO2 युक्त जो रक्त है इसको हृदय तक ले जाती हैं। और धमनियों में वॉल्व मौजूद होते हैं और नसों में मोटी दीवारें होती हैं। तो यहाँ पर हमारा कौन सा कथन सही है? यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पहला और दूसरा कथन सही है, तीसरा और चौथा गलत है क्योंकि ये ऑपोजिट दे दिया गया है। धमनियों में मोटी दीवारें होती हैं और नसों में ये वॉल्व होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर नस लिखा हुआ है लेकिन ये शिरा होगा। शिरा में जो होता है ये क्या होती हैं? वॉल्व पाया जाता है, और धमनियों में मोटी दीवारें, इसीलिए यहाँ पर पहला और दूसरा सही है, तीसरा और चौथा गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न है मानव हृदय के संबंध में। इसमें 4 कक्ष होते हैं कहा गया है, बिल्कुल सही है। और हृदय के जो चैम्बर की दीवारें हैं मांसपेशियों से बनी होती हैं, ये भी बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए अभी मैं फिर आपको एक एग्जाम्पल बता देती हूँ। आरओ के एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि 3 कक्ष किसके हृदय में होते हैं। ठीक है, तो किसके हृदय में होते हैं, अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज़ उसको कॉमेंट करके बताइएगा इसका क्या करेक्ट आंसर होगा। फिर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वानस्पतिक जनन के संदर्भ में कहा गया है ये एक प्रकार का लैंगिक जनन है, और दूसरा है कि इसके द्वारा उत्पादित पौधा मूल पौधे की सटीक प्रतियां होते हैं, और उत्पादित जो पौधा होता है उसको बढ़ने में कम समय में लगता है। तो ये बिल्कुल सही है, कम समय भी लगता है और सटीक प्रतियां भी होती हैं, लेकिन ये गलत है क्योंकि ये लैंगिक जनन ना होकर अलैंगिक जनन है। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा हमारा 2 और 3, ऑप्शन डी। फिर आगे दिया हुआ है कौन सा एक फूल का मादा प्रजनन अंग है? तो जो मादा प्रजनन अंग है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पिस्टल। ठीक है, और जो स्टैमेन होता है ये फूल का नर प्रजनन हिस्सा होता है, और एंथर क्या होता है? इसमें परागकण होते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें से कौन सा बहुकोशिकीय सूक्ष्म जीवी है? तो सूक्ष्म जीवों को 4 समूहों में वर्गीकृत किया जाता है बेसिकली। कौन कौन से? एक बैक्टीरिया हो गया, कवक हो गया, प्रोटोजोआ हो गया और शैवाल हो गया। तो यहाँ पर हमको बताना है कौन सा एक है बहुकोशिकीय पूछा गया है, और ये सभी सूक्ष्म जीवी हैं, लेकिन बहुकोशिकीय कौन सा है? वो है कवक। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर ध्वनि के संदर्भ में कहा गया है ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। माध्यम का ताप बढ़ने पर ध्वनि की जो चाल है वो भी बढ़ जाएगी, और आर्द्र वायु में ध्वनि की चाल कम हो जाती है, और किसी माध्यम में ध्वनि की चाल ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर हमें सही कथन बताना है कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि माध्यम का ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है। ठीक है, और ये कौन सी तरंगे होती हैं? अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं, और आर्द्र वायु में ध्वनि की चाल जो है वो बढ़ जाती है, और किसी माध्यम में ध्वनि की चाल ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, देखिए मानव शरीर का सामान्य ताप पूछा गया है। ये बहुत ही आसान प्रश्न लग रहा होगा, और आसान प्रश्न है भी, लेकिन अगर ऐसा प्रश्न आता है तब भी आपको थोड़ा ध्यान से देखने की ज़रूरत है ताकि आप सही कर सकें। देखिए आपको 98.6 पता है तो आप इसको तुरंत टिक कर देंगे, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो ये यूनिट इसका केल्विन दिया हुआ है। ठीक है, तो 98.6 नहीं होगा। यहाँ पर आंसर क्या होगा? यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, 310 केल्विन। उसके बाद हम देखते हैं अच्छे हीटर के एलिमेंट की प्रतिरोधकता अत्यधिक होती है, और एलिमेंट का जो उच्च ताप पर ऑक्सीकरण नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद विद्युत फ्यूज तार के संदर्भ में, ये ऐसे तार को बना होता है जिसके पदार्थ का गलनांक जो है वो अधिक होता है, और फ्यूज तार हमेशा लाइव तार में जोड़ा जाता है, और अच्छे फ्यूज तार टिन के बने होते हैं। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही है? दूसरा और तीसरा कथन जो है हमारा वो सही हो जाएगा। पहला गलत हो जाएगा क्योंकि ये ऐसा तार का बना होता है जिसका गलनांक अधिक नहीं कम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद प्रश्न दिया हुआ है इनमें से किस में प्रकाश विद्युत सेल का उपयोग किया जाता है? सिनेमा घरों में ध्वनि के पुनरुत्पादन के लिए, सड़कों पर लगी स्वचालित लाइटों में, स्वचालित दरवाजों को खोलने या बंद करने में, इन सभी में किया जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर रेडियो सक्रिय समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है?
भूमिगत तेल पाइपलाइन के रिसाव का पता लगाने में, औषधियों में ट्रेसर के रूप में, अनाज फल सब्जियों का रोग गुणनाशक, उनको डिसइंफेक्शन उनका करने के लिए। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, सब सही है इसमें। फिर है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं पूछा गया है यहाँ पर, तो नहीं कौन सा है? ठोस का ठोस में विलयन कहा गया है तांबा में जस्ता, ठोस में गैस का विलयन कपूर का वायु में, गैस में द्रव का विलयन धुआं, और गैस में ठोस का विलयन वायु में आयोडीन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो पूछा गया है, नहीं पूछा गया है, तो गैस में द्रव का विलयन जो है ये धुआं नहीं होगा, धुआं जो है ये गैस में ठोस का विलयन है। ठीक है, फिर आता है इसमें से कौन सा सही नहीं है बताना है। तो जो सही नहीं है वो देख लेते हैं पहले। जो ये गैलेना लिखा हुआ है, ये गैलेना लेड ऑक्साइड नहीं, लेड सल्फेट होगा। ठीक है, सॉरी, लेड सल्फाइड होगा। क्या होगा? लेड सल्फाइड। और लाल सिंदूर रेड लेड है, बिल्कुल सही। लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड है, और जिप्सम कैल्शियम सल्फेट है। ठीक है, फिर आता है पिक्रिक अम्ल। पिक्रिक अम्ल कौन सा हो जाएगा? ट्राइनाइट्रोफिनॉल। ट्राइनाइट्रोफिनॉल क्या है? पिक्रिक अम्ल। उसके बाद कृत्रिम हीरा कौन सा है? कृत्रिम हीरा है सिलिकॉन कार्बाइड। ठीक है, तो सारे नाम देख लीजिएगा। सिलिकॉन कार्बाइड को कृत्रिम हीरा बोला जाता है। संसदीय प्रणाली के संबंध में दिया हुआ है कि राज्याध्यक्ष जो होता है ये नाम मात्र का प्रमुख होता है, और कार्यपालिका विधायिका का ही ये अंग होते हैं, और विधायिका को सदनों में विभाजित होती है विधायिका। तो यहाँ पर ये सभी सही है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में हमें सत्य कथन बताना है। राज्यों और प्रांतों का अधिक महत्व बताया गया है इसमें। फिर कहा गया है कि संघ की स्थापना लिखित दस्तावेज के आधार पर होती है, और संविधान की व्याख्या के संदर्भ में न्यायपालिका की सर्वोच्चता होती है। कौन सा कथन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आगे देखते हैं, इनमें से कौन प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरण है? तो कौन से प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरण है? वापस बुलाने का अधिकार यानी राइट टू रिकॉल, इनिशिएटिव पहल, और रेफरेंडम यानी जनमत संग्रह। तो इनमें से प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात की जा रही है, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत ये सभी उपकरण शामिल होते हैं। उसके बाद प्रश्न है कि किस देश की राज्य व्यवस्था में रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव की विशेषता पाई जाती है? तो वो कौन सा देश है? वो है जर्मनी। उसके बाद है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो राज्यसभा के लिए सदस्यों का निर्वाचन बताया गया है फ्रांस से, उच्चतम न्यायालय की परामर्श न्याय निर्णय कनाडा से, और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन आयरलैंड, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, जर्मनी का वीमर संविधान। तो जो सुमेलित नहीं है वो फ्रांस है, पहला वाला। राज्यसभा के लिए सदस्यों का निर्वाचन कहाँ से लिया गया है? दक्षिणी अफ्रीकी संविधान से। उसके बाद आता है अगला प्रश्न, कौन से तत्व भारतीय संविधान के संघीय स्वरूप से संबंधित हैं? पहला है दोहरी शासन पद्धति, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की व्यवस्था है। साधारण बहुमत से संविधान में संशोधन हो सकता है, और संविधान की सर्वोच्चता। इनमें से कौन से तत्व भारतीय संविधान के संघीय स्वरूप से संबंधित हैं? तो पहला और तीसरा इससे संबंधित हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें बताना है कौन से सही सुमेलित हैं। 21वां संविधान संशोधन दिया गया है सिंधी भाषा, इससे जोड़ी गई थी। और उसके बाद कहा गया है कि 71वें संविधान संशोधन से मणिपुरी भाषा, और 92 से डोगरी भाषा। ये सभी बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967 में। ठीक है, तब इसको जोड़ा गया था। और उसके बाद 71वां हुआ था 1992 में। 1992 में तब मणिपुरी भाषा को जोड़ा गया था, कोंकणी को जोड़ा गया था, और नेपाली को जोड़ा गया था। फिर 92वां जो संविधान संशोधन है ये 2003 में हुआ था। इसके द्वारा जोड़ा गया था बोडो को, डोगरी को, मैथिली को और संथाली को। ठीक है, तो आपने ये देख लिया, एक बार देख लीजिएगा, फिर से याद रखिएगा। और उसके बाद कहा गया है कौन से अधिकार मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है? तो उपभोक्ता का अधिकार, कोई वृत्ति या व्यापार का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। तो जो शामिल नहीं है वो हो जाएगा केवल उपभोक्ता अधिकार, इसमें शामिल नहीं है। फिर आता है विधियों का समान संरक्षण। ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये अमेरिकी संविधान से लिया गया है। इस प्रश्न में अनुच्छेद 16 के संबंध में कहा गया है कि इसमें केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, वंशक्रम, जन्म स्थान या निवास के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है।
और इसके तहत जो प्रदत्त अधिकार हैं वो सरकारी और निजी दोनों नौकरियों में लागू होते हैं और इसमें नियोजन के तहत प्रारंभिक जो नियुक्ति है उसके साथ प्रोन्नति भी शामिल है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। दूसरा गलत है क्योंकि सरकारी और निजी दोनों नहीं है, केवल सरकारी होगा यहाँ पर। उसके बाद भारत के जो संविधान के अनुच्छेद 19(1) का के प्रदत्त जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लागू युक्त निर्बंधन है वो कौन से हैं? लोक व्यवस्था, अपराध उद्दीपन, न्यायालय की अवमानना और शिष्टाचार। तो यहाँ पर हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। बात की गई है कि कौन से अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार की परिधि में शामिल हैं। तो बिजली पाने का अधिकार, आजीविका का अधिकार, एकांत का अधिकार, विदेशी यात्रा का अधिकार। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पर जो शामिल हो जाएंगे वो कौन सा आंसर हो जाएगा? उपरोक्त सभी, सभी शामिल हैं इसमें। अगला है, इनमें से किस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने धर्मनिरपेक्षता को भारतीय संविधान का मूल ढांचा घोषित किया था? देखिए, मूल ढांचा समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अपने निर्णयों में घोषित किया जाता रहा है। तो धर्मनिरपेक्षता को किसके द्वारा किया था? इसको किया था एसआर बोमई मामले में, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 23 के संदर्भ में कहा गया है ये मानवीय दुर्व्यापार से है और सर्वोच्च न्यायालय ने व्याख्या के माध्यम से दास प्रथा और किसी स्त्री को वैश्या बनने के लिए बाध्य करने को भी मानव दुर्व्यापार के अंतर्गत ही शामिल किया है और इसके तहत प्राप्त अधिकार केवल राज्य के संदर्भ में प्राप्त है। तो कौन सा कथन सही है? पहला और दूसरा सही है, केवल राज्य के संदर्भ वाला गलत हो जाएगा क्योंकि ऐसा नहीं है। उसके बाद है कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा की संज्ञा दी थी? तो वो कौन सा अनुच्छेद था? इसका आंसर पता होना चाहिए आपको, अनुच्छेद 32। फिर आता है बंदी प्रत्यक्षीकरण के संबंध में। कहा गया है ये राज्य के अधिकारियों और प्राधिकारियों के साथ ही प्राइवेट व्यक्तियों को भी संबोधित हो सकती है और इस रिट के लिए आवेदन करने के लिए पीड़ित व्यक्ति की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। और फिर कहा गया है ये जो रिट है ये न्यायालय जो है वो बंदी बनाए गए व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष उपस्थित करने के लिए जारी करता है। तो यहाँ पर हमसे कौन सा कथन सही है पूछा गया है? सभी सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। फिर आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उच्च न्यायालय जो है इसकी रिट जो अधिकारिता है ये सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में अधिक विस्तृत है। ये बिल्कुल सही है क्योंकि एक क्वेश्चन हम ऑलरेडी भी कर चुके हैं एक टेस्ट में, क्योंकि जो उच्च न्यायालय है वो फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकारों के अतिरिक्त भी अन्य विषयों पर जारी कर सकता है रिट, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय किस पर कर सकता है? केवल और केवल मूल अधिकारों पर। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में रिट जारी कर सकता है। देखिए यही मैंने आपको बताया, वही लिखा हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा क्योंकि दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। फिर है कि न्यायपालिका द्वारा जारी इन रिट्स में से कौन सी रिट स्वयं न्यायपालिका या न्यायिक निकाय के विरुद्ध जारी की जाती है? तो जो न्यायपालिका के ही विरुद्ध जारी की जाती है वो कौन सी रिट होती है? वो है उत्प्रेषण, ऑप्शन बी। उसके बाद बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए ये आर्टिकल्स भी इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न होने चाहिए ताकि ऐसा क्वेश्चन आए तो गलत ना हो बिल्कुल भी। तो जो सही नहीं है वो देख लेते हैं पहले। अनुच्छेद 51 का संबंध समान सिविल संहिता से नहीं है, ये अनुच्छेद 44 है। और जो सही है वो देख लीजिए एक बार। 43 खास सहकारी समितियों का स्वैच्छिक गठन और 48 का में पर्यावरण संरक्षण और 39 का में निःशुल्क विधिक सहायता। उसके बाद है मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमको। संविधान में मूलतः 10 मूल कर्तव्य थे। मूलतः 10 थे कि 8 थे? कितने थे? मूलतः 8 थे, इसलिए पहला कथन गलत हो गया है। सरदार स्वर्ण सिंह जो समिति थी इसकी सिफारिशों से 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। तो इनकी सिफारिशों से 11वां नहीं जोड़ा गया था, इनकी सिफारिशों की वजह से ही मूल कर्तव्य जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन में, इसलिए ये भी गलत हो गया। फिर 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से मूल कर्तव्य जोड़े गए। ये तीसरा कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद आता है कौन सा जोड़ा गलत है। तो कौन सा गलत है? जो गलत है वो है माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान। ये लक्षद्वीप में नहीं है, कहाँ पर है? अंडमान और निकोबार में, ठीक है, अंडमान और निकोबार में है। पहला बालापक्रम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय बिल्कुल सही है। जलदपारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में और ओरांग राष्ट्रीय उद्यान असम में। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो जो सुमेलित नहीं है पहले सारे ऑप्शंस देख लेते हैं फिर देखेंगे कौन सा सुमेलित नहीं है। वायु प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1973 और जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम
1974। तो जो सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1973 नहीं, यहाँ पर 1972 होना चाहिए। ठीक है, देखिए ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल वैसे ही बने हैं जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, और आप अगर क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी बार आ चुके हैं, तो इनको बहुत ही ध्यान से कीजिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। मरुस्थलीकरण को रोकने के उपायों में शामिल क्या क्या है? पशुचारण पर रोक, वृक्षारोपण, सिंचाई के लिए टपक विधि का प्रयोग, या रेत का स्थिरीकरण। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अगला देख लेते हैं। पृथ्वी पर सर्वाधिक ऑक्सीजन उत्पादन के लिए जाने जाते हैं, क्या जाना जाता है? फाइटोप्लैंक्टन, वृक्ष, घास के मैदान, या धान के खेत। तो ये हो जाएंगे फाइटोप्लैंक्टन्स। उसके बाद सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो जो ये पारिस्थितिकी तंत्र शब्द है, यानी कि इसका प्रयोग सबसे पहले किया गया था आर्थर टांसले के द्वारा। ठीक है, और अर्नेस्ट हैकल ने सबसे पहले किसका प्रयोग किया था? इसको बताइएगा ज़रा कमेंट करके, ये भी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने भी एक एनवायरनमेंट से ही रिलेटेड एक शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था, पता होना चाहिए आपको। अगर पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। आगे देखते हैं, किनके कारण अम्लीय वर्षा होती है? तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड से SO2 और ओजोन। तो किसके कारण होती है? पहले और दूसरे के कारण। ओजोन का यहाँ पर कोई संबंध नहीं है। फिर आता है अगला प्रश्न, कथन देख लेते हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र को जैव मंडल की एक संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई के रूप में परिभाषित किया गया है, और ये पारिस्थितिकी तंत्र जो है आकार और तत्वों में बहुत भिन्न होता है, और पर्यावरण के घटक समान है इसके, और पर्यावरण के घटक जो जैविक और अजैविक हैं। कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा? बिल्कुल सारे कथन सही हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर है, यदि किसी जल निकाय में BOD जो है यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन इन डिमांड लगातार बढ़ रहा है, तो इसका क्या अर्थ होता है? इसका क्या अर्थ होगा? इसका अर्थ है कि कार्बनिक पदार्थों की मात्रा जो है वो बढ़ रही है। उसके बाद है, इनमें से कौन सा अलग है? डॉल्फिन, पर्पोइज, व्हेल और शार्क। तो इसमें से जो अलग है वो हो जाएगा शार्क। ठीक है, क्योंकि डॉल्फिन, पर्पोइज और व्हेल को सिटेशियंस कहा जाता है, और सिटेशियंस जीवों का वह समूह होता है जो पानी में रहने वाले स्तनधारियों के समूह से संबंधित है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। चराई खाद्य श्रृंखला हरे पौधों से शुरू होती है, और इसमें प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं, और अपरद खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का स्रोत मृत कार्बनिक पदार्थ है। चराई खाद्य श्रृंखला और अपरद खाद्य श्रृंखला एक दूसरे के साथ जुड़ी नहीं हुई है। तो यहाँ पर जो कथन सही है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तीसरा कथन यहाँ पर गलत है, क्योंकि ये दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने आंसर देख लिया है, क्या ऑप्शन है करेक्ट? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है यहाँ पर करेक्ट, पहला और दूसरा सही है। फिर अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। IPCC के संदर्भ में इसकी स्थापना विश्व मौसम विज्ञान संगठन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा की गई है। 1980 में की गई है, और वर्तमान में इसमें 195 जो है वो सदस्य हैं। तो पहला और तीसरा कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है, और 1988 में इसकी स्थापना की गई है, इसीलिए ये दूसरा कथन गलत हो जाता है। फिर हम देखते हैं मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, इनमें किन भारतीय साइटों को रखा गया है? तो इसमें रखा गया है लोकटक झील और केवला देवखाना, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। चिल्का झील को भी पहले रखा गया था, लेकिन बाद में इसको हटा दिया गया था। उसके बाद आता है ट्रैफिक के संदर्भ में क्या सही है? तो ट्रैफिक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसमें ये वन जीवों तथा वनस्पतियों के अवैध व्यापार की निगरानी करता है। ठीक है, ये वाला कथन यहाँ पर सही हो जाएगा। ये मेनली एक विश्वव्यापी वन्य जीव निगरानी नेटवर्क है। ठीक है, और जैव विविधता संरक्षण व सतत विकास के परिप्रेक्ष्य में वन्य जीवों और पौधों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर वैश्विक स्तर पर काम करने वाला यह एक गैर सरकारी संगठन है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। हिम तेंदुआ किस राज्य का राजकीय पशु है? तो वो कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश। अब हम आते हैं अपने अंतिम प्रश्न में। विश्व आर्द्र भूमि दिवस ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। ठीक है, तो इसके साथ हमारा ये कंप्लीट हुआ। आई होप आपने बहुत कुछ लर्न किया होगा, यहाँ पर बहुत कुछ सीखा होगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा टेस्ट था। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।